और आइए अब विस्तार से ओपिनियन पोल के आंकड़ों का जिक्र कर लेते हैं। 3%, 1% स्विंग वाली सीटों की अब बात करने जा रही हूं मैं। उत्तर प्रदेश की 9 सीट ऐसी है जहां फाइट बहुत क्लोज है। भंवर में दिख रही इन 9 सीटों पर 3% वोट अगर इधर से उधर हो जाता है तो खेल हो जाएगा। मतलब 3% वोट अगर जीतने वाली पार्टी के साथ चला गया तो जीत का मार्जिन बढ़ जाएगा। लेकिन अगर यही वोट फिलहाल हार रही पार्टी को मिल जाता है तो नतीजा पलट सकता है। मतलब जो पार्टी अभी जीतती हुई दिख रही है उसे हार का सामना करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की 1% वोट स्विंग वाली सीटों की संख्या 7 है। यानी 1% वोट अगर जीतने वाली पार्टी के साथ चला गया तो उसका जीत का मार्जिन बढ़ेगा। लेकिन अगर यही वोट हार रही पार्टी के साथ चला गया तो फिर कहानी बदल जाएगी। और आइए अब आपको विस्तार से बताते हैं। ये उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीटें हैं जिसमें फिलहाल ओपिनियन पोल का आंकड़ा ये कह रहा है कि एनडीए के खाते में 73 सीटें जा सकती हैं और इंडिया गठबंधन को 7 मिल सकती हैं। लेकिन 16 सीटें ऐसी हैं जहां पर फिलहाल कांटे की टक्कर है और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि अगर जरा सा भी वोट इधर से उधर हुआ तो तस्वीर बदल सकती है। ये जो 16 सीटें हैं इनमें 3% स्विंग वाली जो हैं वो 9 सीटें हैं। कुल 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर 3% स्विंग से खेल बदल जाएगा। और अभी क्या हो रहा है इस सर्वे में, ये जो 3% स्विंग वाली 9 सीटें हैं इनमें से अभी सर्वे में 9 सीटों में से 6 पर एनडीए जीत रही है और 3 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं। ये देख रहे हैं आप, एक तो गाजीपुर है, एक कन्नौज है और एक रामपुर है। फिलहाल 3% की बढ़त यहां पर इंडिया गठबंधन को इन 3 सीटों पर नजर आ रही है और इंडिया गठबंधन फिलहाल जीत रहा है। लेकिन अगर जरा सा इधर से उधर खेल होता है तो फिर ये सीटें पलट सकती हैं। अगर ये 3% इनके खाते से निकलकर एनडीए के खाते में जाता है तो एनडीए यहां पर बढ़त बना सकती है। और ऐसे में आपको जरा सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं। आज रामनवमी का दिन है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन कर रहे हैं। नवमी के मौके पर हर बार की तरह इस बार भी ये तस्वीरें हर बार इसी रूप में छोटी कन्याएं हैं उनका पूजन करते हुए, आशीर्वाद उनसे लेते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं। और आज भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ जो पीठ है उसके महंत हैं और एक महंत के तौर पर भी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वहन करते हैं। तो ये तस्वीरें हर साल इसी रूप में देखने के लिए मिलती हैं और आज भी वही तस्वीर गोरखपुर से सामने आ रही है। विजय जी, रामनवमी का मौका है और जब नवरात्र पूरे होते हैं तो नवमी पर हमेशा ही गोरखनाथ पीठ के महंत के तौर पर भी और वैसे भी जो महंत योगी आदित्यनाथ हैं वो ये पूजन का काम करते हैं। लेकिन इसका एक मैसेज है, इसका मैसेज है कि नारी सम्मान को लेकर वो जो लीडरशिप है या पार्टी है वो उस पर काम कर रही है। खास तौर से इसकी मैसेजिंग के तौर पे देखिए, इसको धर्म के तौर पर मत देखिए कि कन्याओं का पूजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एक चीफ मिनिस्टर या एक पॉलिटिकल लीडर नारी सम्मान का एक पॉलिटिकल मैसेज अपने शासन में, अपने राज्य में देना चाहता है। और गोरखपुर पीठ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण, हालांकि हिंदू व्यवस्था, धर्म व्यवस्था में, कर्मकांड में ये शामिल, ये ज़्यादातर परिवारों में ये पूजन इस तरह से होता है। लेकिन जब एक चीफ मिनिस्टर या एक पार्टी का बड़ा लीडर इस तरह की व्यवस्था को सार्वजनिक तौर पर कर रहा हूँ, मैं बार बार इस बात पर जोर देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में वाजपेयी से नरेंद्र मोदी तक जो एक बड़ा बदलाव आया है लीडरशिप का, वो ये है कि पहले भी हिंदू धर्म को मानने वाले सारे के सारे लोग थे, लेकिन वो हिचकिचाहट उनमें होती थी, सार्वजनिक प्रदर्शन उसका नहीं होता था। आज जो लीडरशिप है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो नरेंद्र मोदी या मुख्यमंत्री हो योगी आदित्यनाथ या और लोग हैं, वो जो हिंदू धर्म के साथ जो उनकी आस्था है उसे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने में या जाहिर करने में कोई हिचकिचाहट नहीं रखते हैं। और मतलब वो जो है ना कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं और जो हमारी अपनी परंपरा है उसको निभाने में या उसको छुपाने में इसकी क्या जरूरत है? जो आप हैं, जैसे आप हैं वो आप खुलकर कहिए और उससे आप समाज में एक सकारात्मक संदेश, जिस बात का जिक्र विजय जी कर रहे हैं, राकेश शुक्ला जी, कि ठीक है ये एक धर्म का हिस्सा है। लेकिन जब एक मुख्यमंत्री और बाकायदा कैमरों के सामने बैठकर इस तरीके से कन्या पूजन करता हुआ नजर आता है तो समाज के लिए भी एक संदेश कि उनकी सरकार किस तरीके से प्रतिबद्ध है समाज में महिला सुरक्षा को लेकर भी। राकेश शुक्ला जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सार्वजनिक जीवन में स्पष्टता और ईमानदारी ये दोनों होना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी हों या योगी आदित्यनाथ जी हों, इन दोनों ने अपने जीवन को स्पष्ट रखा है और ईमानदार रखा है।
धर्म की परिभाषा जो है राजनीतिक परिभाषा कर दी गई और उसको पूजा पद्धति से जोड़ दिया गया, जबकि धर्म मूलतः एक कर्तव्य है और कर्तव्य पालना ही धर्म कहलाता है। इसीलिए जब भी बात होती है तो राष्ट्र धर्म की बात होती है, तो राष्ट्र धर्म भी ये निभा रहे हैं और अपना जो कुल धर्म है वो भी ये दोनों लोग निभा रहे हैं। तो ये स्पष्टता और यही ईमानदारी इनका जनता के प्रति विश्वास पैदा कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि आपने कहा ना कि साहब ये एक तरीके से इनकी स्पष्टता भी है और इनकी ईमानदारी भी है। इसी वजह से जब इस तरीके की तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन करते हुए नजर आते हैं, तो उन तस्वीरों में कहीं भी कोई आडंबर या ढोंग या दिखावा नजर नहीं आता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आस्था और समाज के प्रति कर्तव्य और निष्ठा जो है उसी का संदेश सामने आता है। और आइए सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। उत्तर प्रदेश का मैं रुख करने जा रही हूं, जहां से इस वक्त हमारे साथ हमारे तीन सहयोगी मौजूद हैं। आप देख रहे हैं अभिषेक उपाध्याय कैराना से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वीरेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मौजूद हैं और साथ ही उबैदुर रहमान जो इस वक्त मुरादाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं और मुरादाबाद के बेहद नजदीक अमरोहा भी पहले चरण में, वहां पर भी वोट डाले जाने हैं। तो कुल मिलाकर किस तरीके की इस बार तस्वीर इन सीटों पर 8 सीटें उत्तर प्रदेश की जहां पहले चरण में वोट डाले जाने हैं उभर रही है। सबसे पहले अभिषेक उपाध्याय के पास लेकर चलते हैं आपको। अभिषेक, आपका असेसमेंट। देखिए, टफ लड़ाई है कुछ सीटों पर, जैसे कि मैं अभी जहां पर हूं कैराना की सीट है, मुजफ्फरनगर की सीट है। आप जो कह रही थी वो सच्चाई यहां दिखती है कि थोड़ा सा स्विंग होगा और उसी से समझ में आ जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है और बहुत सारे यहां कॉम्बिनेशन नजर आते हैं। एक बात मैं जो आपसे पहले भी कह रहा था रोमाना कि यहाँ लोकल मुद्दे ज्यादा हावी दिखाई पड़ रहे हैं कैराना में जब मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ, और इसीलिए जिस तरह से राजपूतों की नाराजगी की बात है वो भी यहाँ का एक लोकल मुद्दा यहाँ पर बहुत ज्यादा जिसकी चर्चा है। जाटों में जो डिवीजन की बात है, मुस्लिम वोटों के एक तरफा होने की बात है, ये सारी जो बातें हैं ये इस चुनाव को प्रभावित कर रही हैं। इसीलिए ये जो सर्वे में निकल करके आ रहा है कि ये 1 से 3% का स्विंग है, वो उसकी वजह यही है कि यहाँ के लोकल मुद्दे, यहाँ की कैंडिडेट, ये सारा इशू इस चुनाव को लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। उबैदुर रहमान, संभल से लेकर मुरादाबाद और अमरोहा तक क्या है तस्वीर इन सीटों की? रुमाना, मैं आपको बता दूं कि मुरादाबाद मंडल की जो मुरादाबाद लोकसभा है और रामपुर लोकसभा, इन दोनों पर पहले चरण में मतदान होगा। आज अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं, मुरादाबाद चुनावी जनसभा करेंगे और बड़ी खबर यह है कि जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं मुरादाबाद से, ST हसन, वो अखिलेश यादव के मंच पे नहीं जाएंगे। मेरी उनसे अभी बात हुई है, यानी कि जो नाराजगी है सपा सांसद की वो मुरादाबाद लोकसभा सीट पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा रामपुर में भी यही हाल है। आजम खान का जो गुट है वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव प्रचार नहीं लड़ा रहा है, बल्कि उनके जो साथी लोग हैं, जो पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, वो बहुजन समाज पार्टी का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। तो जो समाजवादी पार्टी का गढ़ था पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में 6 की 6 सीटें सपा बसपा गठबंधन ने मुरादाबाद मंडल की जीती थी, लेकिन इस बार जो नाराजगी है वो स्थानीय मुद्दे हैं और स्थानीय नेताओं की जो नाराजगी है कहीं ना कहीं वो नुकसान जरूर पहुंचाएगी और यही वजह है कि बहुत कम मार्जिन से हार जीत तय होगी। बड़ी जानकारी दे रहे हैं उबैदुर रहमान। देखिए, रामपुर में भले ही चेहरे के तौर पर आजम खान सामने नहीं है, लेकिन चर्चा में मुद्दों के तौर पर आजम खान लगातार बने हुए हैं। रामपुर में नुकसान समाजवादी पार्टी को हो सकता है, लेकिन मुरादाबाद की अगर बात की जाए तो वहां पर सिटिंग MP डॉक्टर ST हसन का टिकट काटकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने रुचि वीरा को अपना उम्मीदवार बनाया, इसके पीछे तो यही कहा गया कि मनाने की कोशिश आजम खान को, लेकिन फिर भी क्या नाराजगी आजम खान की हावी समाजवादी पार्टी को पड़ने जा रही है? नतीजों में ही पता चल पाएगा। फिलहाल जल्दी से वीरेश का रुख करते हैं और जानते हैं। वीरेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये 8 सीटें पहले चरण में जहां पर वोटिंग, आज प्रचार का शोर थम जाएगा। प्रियंका गांधी भी पहुंच रही है सहारनपुर प्रचार करने के लिए इमरान मसूद के लिए। देखिए, ये सारे लोग पहुंच रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुंच चुके हैं, चाहे वो मोदी हो, योगी हो, राजनाथ हो, अमित शाह हो और उनके बड़े नेता हो। तो ये पहुंचेंगे, वो पहुंच चुके हैं और एक नहीं कई बार पहुंच चुके हैं। तो ये अंतर है। लेकिन मैं बता दूं कि जिन सीटों पे मतदान होना है, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी उम्मीद के साथ RLD के साथ गठबंधन किया था। मैं वहां की जमीनी हकीकत बता दूं, जमीन पर घूमकर मैंने देखा कि RLD के साथ आने से भारतीय जनता पार्टी को 10-20 हजार का फायदा हर लोकसभा सीट में देखने को मिल रहा है। बहुत ही अप्रत्याशित उनको फायदा देखने को नहीं मिल रहा है। पीलीभीत में भी चुनाव हो रहा है, जितिन प्रसाद लड़ रहे हैं,
स्थिति बेहतर है। चुनाव हर जगह मजबूती से लड़ा जा रहा है, लेकिन पश्चिम की कुछ खास सीटें हैं, जो मुरादाबाद मंडल की सीटें हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी थी, वहां भी टिकटों के बंटवारे को लेकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में घमासान हुआ है, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मुरादाबाद के रहने वाले हैं, उन्होंने भी पूरा जोर लगाकर रखा हुआ है। तो जो समाजवादी पार्टी के बीच आजम खां वर्सेस अखिलेश यादव का काम है, उसका नकारात्मक रुख जो है वो देखने को मुरादाबाद मंडल की सीटों पर मिल रहा है। मैं इस वक्त पीलीभीत में हूं, जहां जितिन प्रसाद लड़ रहे हैं। जितिन प्रसाद की स्थिति हम देख सकते हैं, हमने सर्वे में भी बताया कि काफी बेहतर स्थिति है। वरुण गांधी के मंच पर नहीं होने के बावजूद भी, वरुण गांधी के टिकट कटने के बावजूद भी, प्रधानमंत्री के साथ मंच शेयर नहीं करने के बावजूद भी, वरुण गांधी की खामोशी के बावजूद भी जितिन प्रसाद और आसपास के इलाके में भारतीय जनता पार्टी का मामला ठीक चल रहा है। आपको रोकूंगी। इस वक्त संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से एक बार फिर से, जिन पर बीजेपी ने दाव लगाया है, फिलहाल सिटिंग एमपी भी और केंद्र में मंत्री भी रहे संजीव बालियान, उन्हीं से खास बातचीत हमारे सहयोगी सनोज ने की है। सुनिए जरा। पश्चिम उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पे भी आज शाम को चुनावी शोर थम जाएगा, और चुनावी शोर थमने से पहले बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान पूरी ताकत झोंक रहे हैं, अपने लोगों के साथ खड़े हैं। आज बड़ा रोड शो भी यहां से निकलने जा रहा है, और आज यहां पूरी तरीके से कोशिश की जाएगी कि माहौल कहीं का भी हो बीजेपी की तरफ आ जाए, और उस मकसद में कितने कामयाब हुए हैं संजीव बालियान जी, उन्हीं से बात कर लेते हैं। संजीव जी, क्या चल रहा है चुनाव? बहुत शानदार, बहुत अच्छा, और पिछले 6-7 दिनों में और बेहतर हुआ है। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे कुछ चीज़ें होती हैं, शुरू में छोटी मोटी चलती हैं, और जब चुनाव नज़दीक होता है तो लोग दो ही बात सोचते हैं कि सांसद कैसा हो और प्रधानमंत्री कौन होगा। तो मुझे लगता नहीं किसी के मन में कोई संशय रहेगा। किसी के मन में संशय रहेगा मतलब अब फूल खिलता नजर आ रहा है, खुशबू पसंद आ रही? खिल चुका है, आप देखना इस बात को। सनोज भाई, मैं वैसे कभी कोई बात नहीं करता, लेकिन खिल चुका है। अच्छा, खिल चुका है। अच्छा, एक चीज़ आप देख रहे हैं कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी दोनों साथ निकल पड़े हैं, आज चुनावी शोर थम गया है, क्या मान रहे? वो तो पहले आ जाता, हमारी थोड़ी और वोट बढ़ जाती, बेचारा राहुल नहीं आया तो उसका आने से बढ़ सकती थी वोट। अच्छा, हाँ। और प्रियंका गांधी हैं वो सहारनपुर। अच्छा, मुझे अभी ज़्यादा नहीं पता ना, अपने तक सीमित हूँ, कल से पता करूँगा सब जुड़ेगा, परसों से। अच्छा, परसों से पता करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से मायावती भी लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश की घेराबंदी कर रहे हैं, छोटे दलों को निशाने पर लिया है कि ये तो वोट बांट के दूसरों के फायदे करने के लिए। देखिए बहन जी, सबको अपनी पार्टी का प्रचार करने का अधिकार है, बहन जी भी उनमें से एक हैं, तो उस पर मैं टिप्पणी करूँ को अच्छा नहीं लगता, वो बड़ी नेता है। मुकाबला किससे है वैसे संजय? ये वही तय करेंगे दोनों। 19 तारीख को समय तय होगा कि किसमें मुकाबला। अभी तो ऐसा कुछ लगता नहीं मुझे मुकाबले जैसी बात। तो शुरू होने जा रहा है 24 चुनाव के लिए वोटिंग का सिलसिला। 19 अप्रैल पहले चरण की वोटिंग और प्रचार का शोर आज थमने जा रहा है। उत्तर प्रदेश को फिलहाल लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, और जल्दी से एक क्विक रिएक्शन। विजय जी, 8 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश। देखिए रुमाना जी, बार बार ये सवाल किया जा रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे राज्यों में इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश 90% 100% स्कोर कर चुकी 2019 में, तो 2024 में कहाँ सीटें बढ़ेंगी उसकी? उसमें ये उत्तर प्रदेश की 8 सीटें हैं, जहाँ पिछली बार 2019 में सिर्फ 2 सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को। मैं समझता हूँ कि 2 से वो 6 तक भी यहाँ पर पहुँच सकती है, और वो एक बड़ा हिस्सा होगा जहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो 62 से आगे बढ़ने का जो भारतीय जनता पार्टी का तरीका है, जो रास्ता है, वो ये 8 सीटें बता रही हैं। और उसमें खासतौर से एक बड़ी वजह है कि एसपी बीएसपी का वहाँ पर कॉम्बिनेशन नहीं हुआ है। दूसरी एक बड़ी वजह है कि आरएलडी जो है उनके साथ में आ गई है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये वेस्टर्न यूपी का जो हिस्सा है, और जो सेकंड फेज में वेस्टर्न यूपी है, उसमें तो हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादातर सीटें हैं जी। ये सीटें भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में जो उनका स्कोर बढ़ाने का टारगेट है, या जो उनको 80 के टारगेट तक पहुंचना है, 80 तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, लेकिन जो सीट बढ़ेगी बस उसमें ये वाला फर्स्ट फेज जो है बहुत महत्वपूर्ण। तो उत्तर प्रदेश का ये फर्स्ट फेज 8 सीटों पर जहां पर चुनाव होने, और 2019 में इन 8 में से सिर्फ 2 सीटें बीजेपी जीती थी। 6 सीटें जो हैं वो बाकी, पिछली बार गठबंधन था एसपी बीएसपी का, उनके खाते में गई थी। तो यहां पर स्कोर बेटर करने की एक पूरी अपॉर्चुनिटी या वो चुनावी मौका बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश में। आशीष,
देखिए, एक इंटरेस्टिंग चीज़ें है कि सिर्फ मुजफ्फरनगर छोड़ के बाकी सभी सीटों पे जो बीजेपी जीत पाई, सब में 50% से ऊपर वोट था। और जो दूसरे पार्टी थी एसपी बीएसपी, जैसा कि 5 सीटें वो जीती थी, बेसिकली वो मुजफ्फरनगर, फिर आपका ये कैराना और पीलीभीत की सीटें बीजेपी जीती थी। कमोबेश चूँकि अभी एसपी बीएसपी अलायंस नहीं है, तो बीजेपी को एक एक्स्ट्रा एडिशनल एज मिलेगा। जो हारी भी थी सीटें, वहाँ भी उनको ठीक ठाक, जो एब्सोल्यूट में मतलब 50% वोट था, लेकिन बहुत ही कम मार्जिन से आ रही थी वो, 3%, 2%, 1% से। तो दूसरा फेज तो स्ट्रांग है ही उनके पास, पहले फेज में बढ़ाने की भी है और काफ़ी मजबूत स्थिति में पहले से है। और आइए अब जरा बिहार की बात कर लेते हैं। ओपिनियन पोल में बिहार को लेकर जो तस्वीर उभरी है, 40 सीटों में से एनडीए को 33, इंडिया गठबंधन को 7 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। और बड़ी बात यह है कि 6 सीटों पर जीत हार का जो मार्जिन है वो महज 3% और 5 सीटों पर जीत हार का जो मार्जिन है वो उससे भी कम, महज 1% के पास नजर आ रहा है। मतलब 11 सीटें आप कह सकते हैं बिहार में फंसी हुई नजर आ रही हैं। 6 सीटें 3% स्विंग वाली कौन कौन सी हैं? एक अररिया, नवादा, आरा, गया, कटिहार, सासाराम। तो ये 6 सीटें, जिनमें से फिलहाल 5 सीटें आप देख रहे हैं अभी एनडीए को मिल रही हैं और 1 सीट जो है वो इंडिया गठबंधन को मिल रही है। खेल कहीं भी इधर से उधर हो सकता है। और इसी तरीके से वो 1% स्विंग वाली जो 5 सीटें हैं, उसमें पाटलिपुत्र, काराकाट, औरंगाबाद, बक्सर, ये अभी फिलहाल जो सीटें हैं वो इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन जरा सा मामला इधर से उधर खिसका और सीधे ये 5 सीटें जो हैं, इनमें से 4, पूर्णिया तो एक पहले ही एनडीए को जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर ये तस्वीर बदलेगी तो फिर जाहिर सी बात है आंकड़ा बदल जाएगा। अब कुल मिलाकर बिहार में 3% वोट की जो लड़ाई है वो कहां-कहां देखने के लिए मिल रही है? बिहार, आरा में आप जानते हैं सिटिंग एमपी आर.के. सिंह, दोबारा से उन्हीं को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। सामने लेफ्ट की तरफ से इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो सुदामा प्रसाद हैं। यहां पर मामला 3% वोट शेयर में फंसा हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, आप गया की सीट, जीतन राम मांझी एनडीए के उम्मीदवार, पिछली बार ये सीट जेडीयू ने जीती थी, इस बार यहां से जीतन राम मांझी को उम्मीदवार बनाया गया है। कटिहार आप देख रहे हैं, दुलाल चंद्र गोस्वामी जो हैं वो सिटिंग एमपी हैं, जेडीयू ने एक बार फिर से उन्हीं पर भरोसा जताया है। और दूसरी तरफ उनके सामने जो इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है वो तारिक अनवर हैं। तो कुल मिलाकर मामला बिहार में भी फिलहाल इतना साफ और आसान आंकड़ों में तो नजर नहीं आ रहा है। जमीन पर क्या हालात हैं, सीधे आपको लेकर चलते हैं। नवादा से हमारी सहयोगी मौजूद हैं, नवादा से शशांक मौजूद हैं और निधि आप देख रहे हैं गया से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जरा निधि के पास पहले लेकर चलते हैं दर्शकों को और जानते हैं निधि से जमीन पर क्या है तस्वीर। निधि, रोमाना, देखिए इस बार सीधी टक्कर कुमार सर्वजीत है आरजेडी से और जीतन राम मांझी से। और जीतन राम मांझी से भी हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इस बार 400 पार के लिए ये जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, नरेंद्र मोदी ही यहाँ से भी चुनाव लड़े। ये बहुत बड़ी बात है। जीतन राम मांझी जो इससे पहले 2 चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि एनडीए से पहली बार प्रत्याशी हैं, लेकिन उनका कहना कि नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी ही इस बार गया से चुनाव लड़ रहे हैं। और कल जो दिखा मंच से वो ट्रेलर था। मैं क्विकली लोगों से बात कर लेती हूँ, क्या तस्वीर है यहाँ पर? गया लोकसभा क्षेत्र से, ये गया लोकसभा जनता का खुश नसीब ऐसा है कि कैंडिडेट एनडीए से मिले हैं। पिछली बार भी चुनाव लड़े थे मांझी जी, इस बार एनडीए से टिकट मिला है ना मैडम। आरजेडी में क्या दाम है, तो एकदम प्रत्याशी भी सुपर हैं। और एनडीए गठबंधन से जो हम लोग का टिकट मिला है, ये जमीन से जुड़े हुए एक झोपड़ी का लाल है जीतन राम मांझी जी, वो गरीबी समझते हैं। कुमार सर्वजीत झोपड़ी के लाल नहीं है? नहीं है सर, हमारा ठीक है। जीतन मांझी अपना सेवा में लगल है, हम लोग है कि जहाँ हम लोग के भर पेट खाना पीना सब कुछ देता है, बगले में है गोदाम। खाना दे दिया वही जी? बिल्कुल नहीं, कुमार सर्वजीत झोपड़ी के लाल नहीं है, गुदरी के लाल नहीं है। जैसा कि सबको पता है, राजेश बाबू, राजेश कुमार सर्वजीत जी के पिताजी हैं और वो 2 टर्म गया के सांसद भी रह चुके थे। सर्वजीत जी तो मुंह में सोने और चम्मच का लेकर पैदा हुए हैं वो, और उनके नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जो 9वीं फेल हैं, और इतना एम्पायर उन्होंने खड़ा कर दिया। जिस तरीके से उनके नेता हैं वो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, उसी तरीके से सर्वजीत जी चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं। लेकिन हमारे नेता आदरणीय जीतन राम मांझी जी, जो बिहार में, बिहार ही नहीं भारत में दलित राजनीति के सबसे बड़े चेहरे हैं।
ये कहते हैं दलित की राजनीति करते, दलितों के बारे में सोचते, वो तो जब टिकट भी मांगते हैं तो अपने और अपने परिवार के लिए मांगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप सिकंदरा विधानसभा से जो हमारे विधायक हैं वो एक साधारण कार्यकर्ता है। बोलिए। देखिए, आपने जो परिवार की बात बोली, बिहार में परिवार की क्या परिभाषा होती है शायद आपको नहीं मालूम है। एक घर से जो क्वालिफाई नहीं है, जो उसके काबिल नहीं है, वो अगर लाया जाता है राजनीति में तो उसको परिवारवाद कहते हैं। आप मांझी जी के बेटा संतोष सुमन को देखिए, वो किस चीज़ में कमी है और लगभग पिछले 25-30 साल से राजनीति में सक्रिय हैं, उनको कैसे कहेंगे परिवारवाद? ठीक है, जीतन राम मांझी का परिवार परिवारवाद की कैटेगरी में नहीं आएगा। उनके समर्थकों के साथ निधि की ये बातचीत आप सुन रहे थे। मैं आपको अब नवादा लेकर चलूंगी। शशांक हमारे साथ मौजूद हैं, जहां पर विपक्ष या यूं का इंडिया गठबंधन की तरफ से परिवारवाद को लेकर एक बार फिर से बीजेपी को इस रूप में घेरा जा रहा है कि साहब सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर को आपने उम्मीदवार वहां पर बना दिया। हालांकि एनडीए जो है और बीजेपी जो है वो उसको परिवारवाद के दायरे से बाहर रख रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में तो पहली बार ही किस्मत आजमा रहे हैं ना। राज्यसभा के सांसद हैं विवेक ठाकुर, पहले चरण में यहां पर भी वोटिंग होगी। क्या है यहां का सियासी मिजाज? देखिए, यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। बीजेपी प्रत्याशी हैं विवेक ठाकुर, आरजेडी से प्रत्याशी हैं श्रवण कुशवाहा, लेकिन यहाँ पे राजद से राजबल्लभ यादव का परिवार ही चुनाव लड़ता रहा है। 2014 में राजबल्लभ लड़े थे, हार गए थे भले। 19 में उनकी पत्नी लड़ी थी। इस बार उनके भाई को टिकट नहीं मिला, इसलिए उनके भाई विनोद यादव निर्दलीय लड़ रहे हैं। और जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनको आरजेडी के 2 विधायक समर्थन भी कर रहे हैं, जिसमें विवा देवी भी शामिल है जो राजबल्लभ की पत्नी है। तो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। 19 को वोटिंग है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करेंगे। क्या लग रहा है यहाँ पे त्रिकोणीय संघर्ष होने वाला है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन आप लोग को पल रहा है किसका भारी लग रहा है और क्या मुद्दे हैं यहाँ के? कोई मुकाबला यहाँ नहीं है। यहाँ विवेक ठाकुर जी जो अपने एनडीए के प्रत्याशी है बहुत काफ़ी मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। कोई मुकाबला नहीं, कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। चुनाव बहुत काफ़ी मार्जिन से हम लोग जीतेंगे। इतना काम एनडीए सरकार में हुआ है मोदी जी गवर्नमेंट में जिसका कोई तुलना नहीं है। ठीक है, राजबल्लभ फैक्टर को आप यहाँ एक फैक्टर नहीं मानते? कोई फैक्टर यहाँ नहीं है। यहाँ एकदम एक तरफा लड़ाई है। विवेक ठाकुर, मैं लौटूंगी आपके पास। सीधे जरा दर्शकों को अब अहमद बिलाल के पास लेकर चलते हैं। बिहार की जमुई सीट जहां पर पहले चरण में वोटिंग होनी है, वहां पर इस वक्त अहमद बिलाल हमारे साथ जुड़ गए हैं और चिराग पासवान इस सीट पर जीत दर्ज करते आए हैं। 14 में भी, 19 में भी। इस बार चिराग पासवान नहीं बल्कि उनके जीजा इस सीट से एलजेपी के उम्मीदवार के तौर पर किस्मत आजमा रहे हैं। क्या है यहां सियासी मूड बिलाल? बिल्कुल रुमाना, देखिए इस बार एनडीए का चिराग जलाने की, तीसरी बार एनडीए का चिराग जलाने की जिम्मेदारी जो है वो एक बार फिर से चिराग पासवान के कंधों पर है। और इसी चिराग पासवान की प्रतिष्ठा का सवाल जो है वो इस वक्त जो जमुई की लोकसभा सीट है वो बन गई है। और इसी वजह से चिराग पासवान जो है वो चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी अपनी सीट हाजीपुर छोड़ करके जमुई लोकसभा में जो है वो बनाए हुए टिके हुए हैं। और कल देर रात तक जो है वो चिराग पासवान ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें की हैं, क्योंकि जो थोड़ी मोड़ी नाराजगी जो है वो कहीं ना कहीं बताई जा रही थी, क्योंकि चिराग पासवान ये सीट जहां से वो 2014 और 2019 में लगातार 2 बार जीत करके आए थे, इस बार 2024 में वो सीट छोड़ करके हाजीपुर जा रहे हैं। और उन्होंने अपने बहनोई अरुण भारती को जो है वो टिकट दिया है। और कार्यकर्ताओं में थोड़ी बहुत नाराजगी इस बात की थी कि बाहरी की एक प्रत्याशी को जो है वो यहाँ पर टिकट गया है, तो उस नाराजगी को, उस दूरी को पाटने के लिए चिराग पासवान पिछले 2 दिनों से इसी जमुई में जो है वो यहाँ पर। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए जरा जल्दी से अब जो खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं उनसे एक एक रिएक्शन लेते हैं। राकेश शुक्ला जी से शुरुआत करेंगे। बिहार की ये लड़ाई बीजेपी के लिए आसान उसी दिन से हो गई जिस दिन से नीतीश कुमार एनडीए में वापस आए। हाँ, निश्चित तौर पे वहाँ पे सिर्फ नीतीश जी को ही मत देखिए, आप छोटे छोटे तबके को देखिए। पिछली बार जीतन राम मांझी भी नहीं थे, उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं थे। तो ये चिराग पासवान की लेजेसी जो है थोड़ा सा अलग थलग पड़ी हुई थी। इस बार ये सारे जो छोटे छोटे पॉकेट है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये जो 1 और 3% की सीटों की बात हो रही है, 3 सीटों पे मुझे डाउट है। एक बक्सर, एक औरंगाबाद, एक पाटलिपुत्र। ये 3 सीटें 1 या 2% वाली नहीं है, बल्कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का मार्जिन बहुत ज़्यादा है। ये 8 से 11% की जीत वाली सीटें हैं।
बक्सर सीट लगातार भारतीय जनता पार्टी के पास है। इस बार टिकट लालमुनी दिया ना चौबे, अश्विनी चौबे नहीं जी का। मेरी बात सुनिए, लालमुनी चौबे थे, लालमुनी चौबे की टिकट काट के अश्विनी चौबे को दिया गया। 2009 का चुनाव छोड़ के बाकी 96 से लेके और 19 तक का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है, और वहां जो मार्जिन रहा जीत हार का वो 8 से 11% का रहा है। इस बार अश्विनी चौबे की टिकट काट के तिवारी को टिकट दी गई है। तो जिस तरह लालमुनी वहां मजबूत नेता थे, उतने मजबूत नेता अश्विनी चौबे नहीं है कि उनकी टिकट कटने का इम्पैक्ट भारतीय जनता पार्टी के नुकसान का होगा। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि साहब बीजेपी भी इस बात का एहसास कर रही है कि बक्सर में मामला बहुत करीबी और टाइट हो सकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार पहुंचते हैं चुनावी रैली करने के लिए, तो फिर अश्विनी चौबे को खासतौर से बुलाया जाता है और मंच साझा कराया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये तो आपको समझना ही चाहिए कि हर बार किसी एक ही कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलेगा। जैसे शुक्ला जी ने भी जिक्र किया कि अश्विनी चौबे को जब टिकट मिला था तो वो लालमुनी चौबे का टिकट काट के मिला था, और उसमें तो अश्विनी चौबे ने बहुत बड़ी एक्सरसाइज की थी, और लालमुनी चौबे अश्विनी जी से बड़े नेता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, काफी मजबूत नेता रहे। और अब ये होता है कि नाराजगी होती है जब टिकट कट रहा है। अश्विनी चौबे जी का बयान भी सामने आया कि मुझे ब्राह्मण होने की सजा मिली, वहां तो ब्राह्मण को टिकट मिला है, ब्राह्मण को टिकट मिला। तीनों कैंडिडेट ब्राह्मण ही थे, लालमुनी चौबे भी थे और अभी भी तिवारी को दिया गया। लगातार कोशिश होती है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि बक्सर सीट पे कोई बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है, और वो भारतीय जनता पार्टी की दिलचस्पी तो बढ़ी गई है जिस तरीके से वो कम मार्जिन वाली हार जीत वाली जो सीटें हैं उसमें बक्सर सीट भी शुमार इस वक्त नजर आ रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।